आप सुन रहे हैं उपन्यास कटोरा भर खून का भाग चौथा। ऊपर लिखी वारदात के तीसरे दिन आधी रात के समय वीर सिंह के बाग में उसी अंगूर की झाड़ी के पास एक लंबे कद का आदमी स्याह कपड़े पहने इधर से उधर टहल रहा है। आज इस बाग में रौनक नहीं, बारादरी में लौंडियों और सखियों की चहल पहल नहीं। सजावट को तो जाने दीजिए, कहीं एक चिराग तक नहीं जलता। मालियों की झोपड़ी में भी अंधेरा पड़ा है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। वह लंबे कद का आदमी अंगूर की झाड़ियों से लेकर बारादरी और उसके पीछे तोशे खाने तक जाता है और लौट आता है, मगर अपने को हर तरह छिपाते हुए। जरा सी भी खटका होने से, एक पत्ते के भी खड़कने से वह चौकन्ना हो जाता है और अपने को किसी पेड़ या झाड़ी की आड़ में छिपाकर देखने लगता है। इस आदमी को टहलते हुए 2 घंटे बीत गए, मगर कुछ मालूम नहीं हुआ कि वह किस नियत से चक्कर लगा रहा है या किस धुन में पड़ा हुआ है। थोड़ी देर और बीत जाने पर बाग में एक आदमी के आने की आहट मालूम हुई। लंबे कद वाला आदमी एक पेड़ की आड़ में छिपकर देखने लगा कि यह कौन है और किस काम के लिए आया है। वह आदमी जो अभी आया है सीधे बारादरी में चला गया। कुछ देर तक वहां ठहरकर पीछे वाले तोशे खाने में गया और ताला खोलकर तोशे खाने के अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा डिब्बा हाथ में लिए हुए निकला और ताला बंद करके बाग के बाहर की तरफ चला। वह थोड़ी ही दूर गया था कि उस लंबे कद के आदमी ने, जो पहले ही से घात लगाए हुए बैठा था, पास पहुंचकर पीछे से उसके दोनों बाजू मजबूत पकड़ लिए और उसे इस जोर से झटका दिया कि वह संभल न सका और जमीन पर गिर पड़ा। लंबे कद का आदमी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और बोला, सच बता, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? यहाँ क्यों आया है और क्या लिए जाता है? एकाएक जमीन पर गिर पड़ने और अपने को बेबस पाने से वह आदमी बदहवास हो गया और सवाल का जवाब नहीं दे सका। उस लंबे कद के आदमी ने एक घूंसा उसके मुंह पर जमाकर फिर कहा, जो कुछ मैंने पूछा है उसका जवाब जल्द दे, नहीं तो अभी गला दबाकर तुझे मार डालूंगा। आखिर लाचार हो और अपनी मौत छाती पर सवार जान उसने जवाब दिया, मैं वीर सिंह का नौकर हूं, मेरा नाम श्यामलाल है। मुझे मालिक ने अपनी मोहर लाने के लिए यहाँ भेजा था, सो लिए जाता हूँ। मैंने कोई कसूर नहीं किया। मालूम नहीं आप मुझे क्यों ऐसे कहते हैं? इससे ज्यादा वह कहने नहीं पाया था कि इस लंबे कद के आदमी ने घूंसा और उसके मुंह पर जमा कर कहा, हरामजादे के बच्चे, अभी कहता है कि मैंने कोई कसूर नहीं किया, मुझे से झूठ बोलता है। जानता नहीं मैं कौन हूँ? ठीक है, तू क्यों कर जान सकता है कि मैं कौन हूँ? अगर जानता तो मुझसे झूठ कभी ना बोलता। मैं बोली ही से तुझे पहचान गया कि तू वीर सिंह का आदमी नहीं है, बल्कि उस बेईमान राजा करण सिंह का नौकर है, जो एक भारी जुल्म और अंधेर करने पर उतारू हुआ है। तेरा नाम बच्चन सिंह है। मैं तुझे इस झूठ बोलने की सजा देता हूँ और जान से मार डालता, मगर नहीं, तेरी जुबानी उस बेईमान राजा को एक संदेश कहला भेजना है, इसलिए छोड़ देता हूँ। सुन और ध्यान देकर सुन, मेरा ही नाम नाहर सिंह है। मेरे ही डर से तेरे राजा की जान सूखी जाती है। मेरे ही नाम से ये हरिपुर शहर कांप रहा है और मुझी को गिरफ्तार करने के लिए तेरे बेईमान राजा ने वीर सिंह को हुक्म दिया था, लेकिन वह जाने भी ना पाया था कि बेचारे को झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया। राजा से कह दीजिए कि मोहर का डिब्बा नाहर सिंह ने छीन लिया। तू नाहर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए व्यर्थ ही फौज भेज रहा है। ना मालूम तेरी फौज कहाँ जाएगी और किसे जगह ढूंढेगी। वह तो हर दम इसी शहर में रहता है। देख, संभल बैठ, अब तेरी मौत आ पहुंची। ये ना समझियो कि कटोरा भर खून का हाल नाहर सिंह को मालूम नहीं है। बच्चन, कटोरा भर खून कैसा? नाहर, ऐसा तुझे पूछने से मतलब, जो मैं कहता हूं जाकर कह दे। और यह भी कह दीजिए कि अगर बन पड़ा और फुर्सत मिली तो आज के 8वें दिन शनिचर को तुझसे मिलूंगा। बस जा। हाँ, एक बात और याद आई, कह दीजिए कि जरा कुंवर साहब को अच्छी तरह बंद करके रखें, जिसमें भंडा ना फूटे। नाहर सिंह डाकू ने बच्चन को छोड़ दिया और मोहर का डिब्बा लेकर ना मालूम कहां चला गया। नाहर सिंह के नाम से बच्चन यहां तक डर गया था कि उसके चले जाने के बाद भी घंटे भर तक वह अपने होश में न आया। बच्चन क्या, इस हरिपुर में कोई भी ऐसा नहीं था जो नाहर सिंह डाकू का नाम सुनकर कांप न जाए। थोड़ी देर बाद बच्चन सिंह के होश हवास दुरुस्त हुए, वहां से उठा और राजमहल की तरफ रवाना हुआ। राजमहल यहां से बहुत दूर नहीं था, तो भी 8 कोस से कम न होगा। 2 घंटे से भी कम रात बाकी होगी जब बच्चन सिंह राजमहल की कई ड्योढ़ियां लांघता हुआ दीवान खाने में पहुंचा और महाराज करण सिंह के सामने जाकर हाथ जोड़ खड़ा हो गया। इस सजे हुए दीवान खाने में मामूली रोशनी हो रही थी।
महाराज किमखाब की ऊंची गद्दी पर, जिसके चारों तरफ मोतियों की झालर लगी हुई थी, विराज रहे थे। दो मुसाहब उनके दोनों तरफ बैठे थे। सामने कलम, दवात, कागज और कई बंद कागज के लिखे हुए और सादे भी मौजूद थे। इस जगह पर हम श्रोताओं को कहेंगे कि महाराज का लड़का मारा गया है। इस समय वे सूतक में होंगे। महाराज पर कोई निशानी गम की क्यों नहीं दिखाई पड़ती? इसके जवाब में इतना जरूर कह देना मुनासिब है कि पहले जो गद्दी का मालिक होता था, पर्याय, वह मुर्दे को आग नहीं देता था और न स्वयं क्रियाकर्म करने वालों की तरह सिर मुंडवा अलग बैठता था। अब भी कई रजवाड़ों में ऐसा ही दस्तूर चला आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ तो कौर साहब के मरने का मामला ही विचित्र था। इसका हाल आगे चलकर मालूम होगा। बच्चन ने रुककर सलाम किया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। नाहर सिंह डाकू के ध्यान से डर के मारे वह अभी तक कांप रहा था। महाराज, मोहर लाया? बच्चन, जी लाया तो था, मगर राह में नाहर सिंह डाकू ने छीन लिया। महाराज, क्या नाहर सिंह डाकू ने? बच्चन, जी हाँ। महाराज, क्या वह आज इसी शहर में आया हुआ है? बच्चन, जी हाँ, बिहर सिंह के बाग में ही मुझे मिला था। महाराज, साफ साफ कहे, क्या हुआ? बच्चन ने वीर सिंह के तोशे खाने से मोहर लेकर चलने का और उसी बाग में नाहर सिंह के मिलने का हाल पूरा पूरा कहा। जब वह संदेश कहा जो डाकू ने महाराज को दिया था, तो थोड़ी देर के लिए महाराज चुप हो गए और कुछ सोचने लगे। आखिर एक ऊंची सांस लेकर बोले, ये शैतान डाकू ना मालूम क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है और किसी तरह गिरफ्तार भी नहीं होता। मुझे वीर सिंह की तरफ से छुट्टी मिल जाती तो कोई न कोई तरकीब उसके गिरफ्तार होने की जरूर निकालता। कुछ समझ में नहीं आता कि मेरी उन कार्रवाइयों का पता उसे कैसे लग जाता है जिन्हें मैं बड़ी होशियारी से छिपा कर करता हूं। क्यों हरि सिंह, तुम इस बारे में कुछ कह सकते हो? हरि सिंह, महाराज, उसकी बातों में अकल कुछ भी काम नहीं करती, मैं क्या कहूं? महाराज, अफसोस, अगर मेरी रियाया वीर सिंह से मोहब्बत न रखती तो मैं उसे एकदम मारकर ही बखेड़ा तय कर देता, मगर जब तक वीर सिंह जीता है मैं किसी तरह निश्चिंत नहीं हो सकता। खैर, अब तो वीर सिंह पर एक भारी इल्जाम लग चुका है। परसों मैं आम दरबार करूंगा, रियाया के सामने वीर सिंह को दोषी ठहराकर फांसी दूंगा, फिर उस डाकू से समझ लूंगा आखिर वह हरामजादा है क्या चीज। महाराज ने आखिरी शब्द कहा ही था कि दरवाजे की तरफ से यह आवाज आई, बेशक वह डाकू कोई चीज नहीं है, मगर एक भूत है जो हरदम तेरे साथ रहता है और तेरा सब हाल जानता है। देख, इस समय यहां भी आ पहुंचा। यह आवाज सुनते ही महाराज कांप उठे, मगर उनकी हिम्मत और दिलावरी ने उन्हें इस हालत में देर तक रहने न दिया। म्यान से तलवार खींचकर दरवाजे की तरफ बढ़े। दोनों मुलाजिम लाचार साथ हुए, मगर दरवाजे में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। आखिर ये कहते हुए पीछे लौटे कि नालायक ने अंधेरा कर दिया।